नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बात करते हैं पढ़ाई की। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमने देखा कि कैसे बाहर की यूरोपीय कंपनियां जो इंडिया में प्रवेश करती हैं, बिजनेस करने के पर्पज़ से आती हैं। पहले कौन पुर्तगाली आए, उसके बाद 1 बाय 1 हर एक जो कंपनी वो भारत में आने लगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे हम मान सकते हैं प्लासी और बक्सर का युद्ध। एक जो युद्ध था जिसको हम फेक बोल सकते हैं, वो कभी हुआ ही नहीं था, झूठा युद्ध था, लेकिन एक सच में हुआ बक्सर। और उसमें क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों की जड़ें जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो प्राप्त कर ली थी, हासिल कर ली थी। और फिर कैसे आंग्ल मैसूर युद्ध में कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने जो था वो मैसूर को अपने अधीन कर लिया। एक बहुत ही शक्तिशाली बाप बेटे की जोड़ी को पराजित करके मैसूर को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद हमने 1857 की क्रांति पड़ी। उसमें हमने देखा कि क्या हमारी कमियां रहेगी, हमें क्या करना चाहिए था, हम ऐसा क्या करते कि हम उस क्रांति को सफल बना सकते। उसके बाद हमने देखा कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वो एक साझी संस्था बन गई थी इंडियंस की और ब्रिटिश की। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम आगे पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मेन, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने सूरत जो कांग्रेस की डिवीज़न हुई थी वो पढ़ लिया था, नरम दल गर्म दल पढ़ लिया था। अब देखो दोनों ही दल जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। जो हमारा गर्म दल था उनके पास ताकत तो थी पर पैसा नहीं था, लेकिन जो गर्म दल था उनके पास पैसा था लेकिन तजुर्बा, ताकत नहीं थी। इसलिए दोनों दल धीरे 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 करके कमज़ोर होते गए। और लास्ट में जब उनकी आंखें खुली 1916 में, तो नरम दल और गर्म दल फिर से इकट्ठा हुए और साथ में मुसलमान लीग भी जो थी वो इकट्ठी हुई। अब देखो इस दौर में क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो थी भावनाएं वो जन्म ले रही थी। क्रांतिकारी भावनाएं जन्म ले रही थी। जो यूथ था, आप मान सकते हो, जो जैसे गर्म दल के जो लीडर थे, उनकी तरह ऐसे बहुत से लीडर जो सोचने लगे कि हम देश को कैसे कैसे आज़ाद करवाएं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन कैसे हो। क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी कि अब ब्रिटिश ने उनके जो पत्र याचिकाएं होती थी उनको पढ़ना छोड़ दिया, उनकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। और उनके कुछ एक अधिकार ऐसे थे, 1896 से 1900 के बीच का वो दौर था जब देश में अकाल की स्थिति बनी हुई थी। जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे अकाल पड़े, प्लेग जो था वो फैला। और उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनकी सहायता ना करके जो उनके पास अधिकार थे वो भी छीन लिए। तो कहीं ना कहीं जो यूथ था, जो हमारे भारतीय थे, उनमें अंग्रेजों के प्रति जो था आक्रोश, जो गुस्सा था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। और वो भावनाएं जो हैं वो जागृत होने लगी, क्रांतिकारी भावनाएं जागृत होने लगी। ठीक है, अब देखो अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए तरीके खोजने शुरू किए। कुछ एक अधिनियम लाए, एक्ट लाए, जिससे भारतीयों को परेशान किया जा सके। और उन्होंने क्या किया कि जो अखबार थे, जो क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे, उनकी भावनाओं को जो छापते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे बहुत सारे एक्ट लेकर आए भारतीयों को परेशान करने के लिए। और देखो उसी बीच, इस टाइम के बीच, इस जो ये काल चल रहा था, इसी के बीच एक लेडी थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। वो एक नई विचारधारा के साथ आई। मैंने बताया था ये आयरलैंड की आयरिश लेडी थी। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारा काम किया। जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस के गर्म दल और मुस्लिम लीग इकट्ठे हुए थे, कहीं ना कहीं वो इनके सहयोग से ही हुए थे, तिलक और इनके सहयोग से ही हुए थे। अब ये नया विचार लेके आई, अपने देश से ये विचार लाते हैं। और उन्होंने भारतीयों से, जो हमारे इंडियंस थे, जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर्स थे, उनसे बातचीत करके कहा कि आप अंग्रेजों के रहते हुए कुछ ऐसा करो कि आप अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको अपने कंधों पे उठा सको। तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या कर सकते हो अंग्रेजों के रहते हुए? अंग्रेज एकदम से नहीं जाएंगे और उनके रहते हुए कुछ एक चीज़ों में आप जो आत्मनिर्भर बन जाओ। जैसे हमारा एक कंसेप्ट दिया था 1905-06 में राष्ट्रीय शिक्षा, कि आप अपनी राष्ट्रीय शिक्षा पर काम करो। ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाओ, अंग्रेजों के रहते हुए ये काम कर लो। अंग्रेज एकदम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या कहा उन्होंने? खुद को सामाजिक और आर्थिक तरीके से
स्ट्रॉन्ग कर लो, अंग्रेजों को यहाँ रहते रहते स्ट्रॉन्ग कर लो। अब एक चीज़ देखो, हम बात कब की कर रहे हैं, ये बात कब की है, 1916-17 की। अब मैं एक चीज़ बताऊं, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम बात 1916-17 की कर रहे हैं, आज हम 22 में जी रहे हैं, तो सोचो 108-9 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि महिलाओं की बात को कोई सुने समझे या जो वो विचार दे रही है उस पर कोई अमल करे, गौर करे। तो उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इस विचारधारा को आगे लेकर जाए, जो एक देखो क्रांतिकारी भावनाएं मन में उभरना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उनको संभालना और उन भावनाओं पे चलना बहुत टफ काम था। तो जो क्रांतिकारी थे उन्हें भी एक लीडर चाहिए था, एक मंच चाहिए था, और वो मंच प्रोवाइड किसने करवाया, एनी बेसेंट ने वो मंच जो था वो प्रोवाइड करवाया। और उस टाइम देखो, ये 1916 की बात कर रहे हैं, और 1914 में हमारे एक क्रांतिकारी नेता जो थे, कौन थे वो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल से रिहा हो गए थे। वो 1908 में गए थे 6 साल के लिए मांडले जेल में, और 1914 में रिहा होकर वो इंडिया आ गए। और एनी बेसेंट ने इनसे बातचीत करके इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श दिया। तो हम बात करते हैं कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ फैला, और वो कंसेप्ट था क्या जो एनी बेसेंट ने दिया, होम रूल लीग। होम रूल लीग, ठीक है, ये एनी बेसेंट ने दिया था, ये उनके देश का कंसेप्ट है, और उन्होंने ये इंडिया में अप्लाई किया, और उन्होंने तिलक का सहयोग लिया। अब देखो क्या था ये होम रूल लीग, मतलब गृह शासन, घर का शासन, ठीक है। इस लीग ने बहुत अच्छा काम किया। और देखो ये कैसे कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, एक तो ये तिलक ने स्टार्ट किया, और दूसरा एनी बेसेंट ने। इनको हम बसंत माता या माता बसंत भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो तिलक ने जो शुरू किया वो किया अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 1916, और जो एनी बेसेंट ने किया वो किया सितंबर 1916। देखो कंसेप्ट ये लेके आई हैं, लेकिन इन्होंने बाद में शुरू किया। पहले किसने शुरू किया, तिलक ने शुरू किया। अब इनका क्षेत्र क्या क्या था, उस टाइम पे बम्बई प्रांत के थे। तिलक आपको पता है, मैंने बताया था जब नागपुर सेशन था, और कैसे कन्वर्ट करके गोखले ने उसको सूरत में चेंज कर दिया था, कैसे कन्वर्ट कर दिया था नागपुर से सूरत। तो देखो तिलक कहाँ के हैं, बम्बई प्रांत के हैं, तो इन्होंने इसको कहाँ अप्लाई किया, अपने ही प्रांत में, अपने क्षेत्र में। तो बम्बई प्रांत में क्या क्या आता था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, और कुछ एरिया जो था वो एमपी का, जिसको हम बोलते थे मध्य प्रांत। यहाँ पे तिलक ने इसको अप्लाई किया, और इन्होंने कहाँ पे, मद्रास, अड्यार में, और इनका जो हेड क्वार्टर था वो था अड्यार, या अड्यार एक ही है। और ये जो होम रूल लीग थी, इनका हेड क्वार्टर था पुणे में। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा काम किया 2-3 साल तक, लेकिन 1919 आते तक या 17-18 आते तक ये लीग जो थी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। अब देखो इन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि होम रूल लीग के जो विचार थे, कैसे क्या करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने न्यूज़पेपर का जो था वो सहारा लिया। तो सबसे पहले देखो तिलक ने इसके जो पेपर था, जो पत्र था, एक मराठा और एक था केसरी, और इनके जो पेपर थे वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इन्होंने इसके माध्यम से होम रूल लीग के विचारों को जनता तक पहुंचाया, ठीक है। अब इनके जो न्यूज़पेपर थे वो थे इंग्लिश में,
ठीक है। और ये जो हमारा न्यू इंडिया है, ये एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर नहीं था, पत्र नहीं था, ये पहले मद्रास स्टैंडर्ड था जो घाटे में जा रहा था, और एनी बेसेंट ने इसका जो भी पेमेंट थी वो क्लियर की और इसको खरीद लिया और इसका नाम चेंज करके क्या दिया, न्यू इंडिया। अब देखो मराठा जो है वो है इंग्लिश में और केसरी जो है वो है मराठी में। तो देखो इन पेपरों के माध्यम से इस लीग के जो विचार थे, क्या कैसे करना है, वो जनता तक पहुँचे। अब इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। मैंने आपको कहा था कोई चीज़ शाश्वत नहीं रहती, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक चरम सीमा पर होती है, फिर धीरे धीरे वो पतन की ओर जाती है, और यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ। और 1919 में जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारतीय जो थे सुधारों के उस पे बैठे थे कि अब इंडिया का सुधार होगा, कुछ ऐसे कानून जो है वो अंग्रेज लाएंगे जो इंडिया के लिए सही होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक लेके आए 1919 में, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा अभी हम आंदोलनों पे, सत्याग्रहों पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, बाद में हम सामाजिक सुधार कैसे हुए, क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें हम एक अलग सीरीज चलाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो सुधार थे इनको मान लिया एनी बेसेंट ने। देखो अब वो लेडी इन सुधारों को मान रही है जो होम रूल लीग का विचार लेकर आई थी, नया कंसेप्ट लेकर आई थी अपनी कंट्री से, वो इन सुधारों को मान रही है। तो फिर होम रूल लीग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए ये जो लीग थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोलेट एक्ट की, ठीक है। देखो एक तरफ तो जो है ब्रिटिश जो है वो चेम्सफोर्ड सुधार लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी भी इंटरनल उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, और 1919 में वो एक एक्ट लेकर आए जिसे बोला जाता है रोलेट एक्ट। देखो 1917 में अंग्रेजों ने एक समिति बनाई, ठीक है। उस समिति का क्या काम था कि देखना था क्रांतिकारी भावनाएं जो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में फैली हैं, और हम कैसे उनका विरोध कर सकते हैं, उनको दफना सकते हैं, दबा सकते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने वेरीफाई करने के लिए एक समिति की जो थी वो स्थापना की। और ये किसने की, समिति का अध्यक्ष किसको बनाया, सिडनी रोलेट को। सिडनी रोलेट को, इसलिए इसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, क्रांतिकारी, इस एक्ट का नाम क्रांतिकारी और अराजकता अपराध अधिनियम, ये है इसका पूरा नाम। लेकिन ये रोलेट नाम व्यक्ति ने बनाया था, लेकर आए थे इसको, इसलिए इसको रोलेट एक्ट भी कहते हैं। और भारतीयों ने इस एक्ट को क्या कहा, काला कानून, या फिर बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। अब ये एक्ट था क्या जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा, ये क्या था कि बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था। और इसी एक्ट के लिए इन्होंने क्या किया कि एक न्यायालय की स्थापना करी जिसमें 3 जज हुआ करते थे। और इस जो ये एक्ट बनाया और जो कोर्ट स्थापित हुआ, कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं करी जाती थी। आप आज का टाइम देखो, हम आज़ाद भारत में जीते हैं, हमारे पास बहुत से जो फंडामेंटल राइट्स हैं। हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पेश करना पड़ता है जज के सामने, ठीक है। और उसे दलील देने का अधिकार होता है, ठीक है। वो अपना वकील कर सकता है, वो बातचीत कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। और कहीं कहीं लिखा है कि ये जो जेल होती थी वो 3 साल के लिए होती थी, और कहीं पे लिखा है कि इसका टाइम पीरियड निर्धारित नहीं था कि कितने टाइम तक जेल में रखना है, किसी को मिलने नहीं देना है, ठीक है। तो एक ऐसा घटिया कानून लेके आए अंग्रेज, इसलिए भारतीयों ने इसको क्या कहा, काला कानून, या बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का जो था वो कानून लेकर आए
अब देखो इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने क्या किया, देशव्यापी हड़ताल रखी, यानी कि पूरे देश में हड़ताल का उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये हड़ताल जो थी वो बिना हिंसा के होनी थी, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब देश देखो, यहाँ पे मैंने गांधी का नाम लिया। मैं आपको बता दूँ इस टाइम तक गांधी जो थे वो वापस आ गए थे, जनवरी 1915 में वो वापस आ गए थे और अब वो एक्टिव हो चुके थे भारतीय राजनीति में। उन्होंने क्षेत्रीय उस पे जो थे वो लेवल पे 3 आंदोलन भी कर दिए थे, सत्याग्रह भी। सबसे पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और हम गांधी के जो गांधी युग पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो 6 अप्रैल को गांधी ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको कुचलने के लिए हर एक तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए जिससे भारतीय जो थे और भड़क गए। और हुआ क्या कि 10 अप्रैल को, सॉरी 10 नहीं 9 अप्रैल को क्या हुआ, इसी एक्ट के अंडर जो था पंजाब के 2 लीडर, कौन था, एक था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो अब देखो जो कार्य बिना हिंसा के हो रहे थे अब वो हिंसक रूप लेंगे। देखो यहाँ पे हड़ताल शांतिपूर्वक कि हम धरने करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 दिन बाद पंजाब के 2 बड़े लीडर्स को जो था वो गिरफ्तार कर लिया। अब जगह जगह जो है दंगे फसाद होने लगे और सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए थे, प्रदर्शन हुए, वो कहाँ हुए, अमृतसर और लाहौर में। इस टाइम पे लाहौर भी इंडिया में हुआ करता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा दंगे फसाद कहाँ हुए, अमृतसर और लाहौर में हुए। ठीक है, और ये जो था हड़ताल, इसने क्या किया कि हिंसक रूप ले लिया। और अब भारतीयों ने क्या किया कि 10 अप्रैल को जो उस टाइम का ब्रिटिश अधिकारी था उसके घर के बाहर धरना दे दिया और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग सड़कों पे उतर आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से लोगों की जान जो थी वो चली गई थी। कई कहते, अंग्रेज कहते कि सिर्फ 3 लोग मारे गए थे, लेकिन हम जो भारतीय हैं वो कहते कि 12 से 13 लोग जो थे यहाँ पे मारे गए थे। तो अब देखो 10 अप्रैल को उन्होंने गोलियां चलानी जो थी वो शुरू कर दी और साथ में ही उन्होंने शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया। और 11 अप्रैल को भारतीयों ने, जब देखो सब कुछ बंद हो गया, तो एक लेडीज थी, ब्रिटिश लेडी थी, वो अपना स्कूल चलाती थी और वो उसको बंद करने जा रही थी। तो भारतीयों ने उसके बाल खींचकर उसको लात घूंसे मारे और साइकिल से नीचे गिरा दिया, जिससे अंग्रेज और भड़क गए और उन्होंने 13 अप्रैल क्या किया, उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया। पंजाब में मार्शल लॉ जो था वो लगा दिया। ठीक है, और साथ में कहा कि जो भी जुलूस या प्रदर्शन होंगे उसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग भाग नहीं लेंगे। अब देखो मार्शल लॉ लग गया है। आज का टाइम देखो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जब नोटबंदी की थी तो आई थिंक विद इन 5 मिनट जो था पूरे भारत में ये चीज़ फैल गई थी कि नोटबंदी हुई है, या फिर लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो पूरे भारत में पता लग गया था कि लॉकडाउन हो गया, हमें बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, यानी कि हमें जानकारी हो गई थी हमें बाहर नहीं निकलना, हमें घरों में रहना है। लेकिन यहाँ देखो 1919 की बात है, जब मार्शल लॉ आर्मी रूल जो लगा तो उस टाइम पे साधन नहीं थे कि हर व्यक्ति को पता लग जाए कि इन्होंने मार्शल लॉ जो है वो लगाया है अमृतसर में। बहुत से लोग अनजान थे इस चीज़ से। और मैं एक चीज़ बताऊं, 13 अप्रैल को ही जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने एक बैठक रखी थी, एक मीटिंग रखी थी कि कैसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाया जाए, क्योंकि देखो वो बहुत बड़े लीडर थे।
और जब रॉलेट एक्ट के अंडर उनको गिरफ्तार किया तो ये बात क्लियर थी कि वो आगे उनको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे या उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उनको छिड़वाने के लिए एक शांतिपूर्ण बैठक जो थी वो जलियांवाले बाग में रखी गई थी। ठीक है, अब देखो 13 अप्रैल को जो है क्या होता है, बैसाखी का त्यौहार होता है। उस टाइम जो पंजाब के किसान हैं वो अपनी फसलों को बेचकर मेंटली फ्री होकर वो मेला एंजॉय करते हैं। तो एक तरफ तो बैसाखी का मेला है, दूसरी तरफ उसी बाग में, जलियांवाले बाग में क्या है कि एक बैठक रखी हुई है हमारे क्रांतिकारियों ने। और इसी 13 अप्रैल को यहाँ पे अमृतसर में क्या होता है, एक पशु मेला भी होता है, यानी कि वहाँ पे पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तब हुआ क्या कि पशु मेले को 2 बजे जो था वो जनरल डायर ने बंद करवा दिया। ठीक है, तो जब बंद करवा दिया तो वो सारे लोग जो थे वो बैठने लिए जगह ढूंढने लगे। तो वो कहाँ इकट्ठे हो गए, जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए, और साथ में हमारे क्रांतिकारी भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और ब्रिटिश ने क्या किया कि बिना यूनिफॉर्म के इस बाग के इर्द गिर्द अपने जो अधिकारी थे, सैनिक थे, उन्हें वहाँ पे तैनात कर दिया। ठीक है, आज के टाइम में देखो लॉकडाउन लगा था तो हमारे पुलिस जो थी वो क्या करती थी, जिनको नहीं पता था उनको बताते थे कि ऐसे जो है लॉकडाउन लगा है, बाहर नहीं निकलना है। जो नहीं मानते थे उनको डंडे मार के भगाया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बाग के चारों ओर जो थे अधिकारी खड़े थे, वो चुपचाप गतिविधियों को देखते रहे। जैसे जैसे वो जलियांवाला बाग भर गया, पूरा भर गया, तो वहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया गया। और कम से कम भी बोला जाता है कि 1600 गोलियां चलाई गई और लगातार 10 मिनट तक जो थी वो गोलियां चला दी गई। और कहते हैं गोलियां चलाने से पहले जनरल डायर ने आदेश दिया था कि आपके पास 3 मिनट हैं, आप भाग सकते हो। जब ये 3 मिनट तो सोचने में ही लग जाते, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल पर्सन नहीं आया था। कोई अपने परिवार के साथ आया था, कोई अपनी माँ के साथ, पापा के साथ, या फिर बीवी बच्चों के साथ आया था। तो 3 मिनट, और सभी ने वहाँ से निकलना था। तो 3 मिनट में वो सारी भीड़ जो थी वो गेट पे इकट्ठी हो जाती, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। और दूसरा उसने आदेश दिया कि गोलियां सिर्फ और सिर्फ दरबार पर ही चलानी है, दरवाजे पर ही चलानी है। और जो जलियांवाला बाग है उसके तीनों और 10-10 फीट की ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। वैसे बोलने को वहाँ पे 5 गेट हैं, लेकिन एक ही गेट खुला रहता था, वो भी बहुत, जिसको बोलते हैं कि चौड़ाई में बहुत ही कम था। तो कुछ भी नहीं हो सका वहाँ पे, और उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, और हमारी बुक्स कहती हैं, जो अंग्रेजों ने लिखा, 370 लोग जो हैं इनमें मरे। ठीक है, तो ये गलत डाटा है। देखो उस बाग में कहाँ कहाँ से लोग आए, एक तो बैसाखी के मेले से आए, ठीक है, दूसरा पशु मेले से आए, तीसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी हैं, धर्म से संबंधित लोग भी हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा जैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं तो लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, उनको नहीं पता है उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो सारे के सारे जलियांवाले बाग में इकट्ठे हो गए। और कहा जाता है वहाँ पे 1.5 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी उस बाग में थे। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर गेट की तरफ भागे निकलने के लिए, जब गोलियां चलने लगी तो गोलियां गेट की तरफ चलाई गई। ठीक है, अब देखो कम से कम 20,000 लोग थे और उनमें से 370 लोग मरे। ये तो हो ही नहीं सकता, खुद दिखता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मरे जो मरे, लेकिन जिनको किसी को गोली हाथ में लगी, किसी को पैर में लगी, किसी को कहाँ लगी, किसी को कहाँ लगी, तो उन्होंने देखो 5:37 पर उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था और लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत घटिया काम किया अंग्रेजों ने। वो क्या था कि 8 बजे इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया कि हाँ कोई नहीं आ सकता, जो आएगा उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो कई लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कुआं है, अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दिया। उनका सोचना था कि मरेंगे नहीं, हाथ पैर टूटेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस कुएं में इतने लोग हो गए और उनका दम घुटने से जो थी उनकी डेथ हो गई। जब उन डेड बॉडीज निकालनी शुरू की तो कम से कम जो थे 180 डेड बॉडी निकाली थी। तो आप डाटा खुद देख लो, सिर्फ कुएं से 180 डेड बॉडी मिली थी, तो क्या यहाँ पे 379 लोग ही मरे होंगे। और दूसरी चीज़, जब कर्फ्यू लगाया तो जो लोग घायल हुए थे उन्हें उपचार ही नहीं मिल सका।
इतना, एक तो उन्होंने गोलियां चलाने शुरू कर दी, ऊपर से उनको उपचार भी नहीं दिया गया और वो लोग जो थे वो रात भर तड़फ तड़फ के वहीं मरे गए। भारतीयों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह क्रूरता का काम जो है ब्रिटिश सरकार कर सकती है। कहाँ वो युद्ध समाप्त होने के बाद सुधारों के लिए सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारा सुधार करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने ये जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसे घटिया जो अधिनियम थे वो लेकर आ गए। अब हुआ क्या, इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसका नाम क्या था, हंटर कमीशन। ठीक है, और सिर्फ भारतीयों को दिखाने के लिए कि हम आपका भला सोचते हैं, क्या किया कि 5 इसमें ब्रिटिश और 3 जो थे भारतीय व्यक्ति जो थे रखे गए। अब देखो ये भारतीय कौन है, जिनको अंग्रेजों ने कोई ना कोई उपाधि दी है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में नाइटहुड, केसरी या इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो ये 3 भारतीय वो हैं जिनको अंग्रेजों ने उपाधि दी है। तो सोचो ये तो अंग्रेजों के लिए ही काम करेंगे। और एक कमेटी भारतीयों ने, कांग्रेस ने गठित की जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। ठीक है, अब देखो जो हंटर कमीशन था उसने जब रिपोर्ट बनाई तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उसको पनिश नहीं किया जनरल डायर को, उसको सिर्फ नौकरी से निकाला 1920 में और उसे इंग्लैंड जो था वो वापस भेज दिया। उसे सैलरी भी मिलती रही, उसे पेंशन भी मिलती रही। और इनकी लोकसभा जो थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको क्या बोला गया कि ब्रिटिश का जो हमारी अंग्रेजों की सरकार है उसका शेर है। और भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाना जो था, ये कार्रवाई करना जो था वो जरूरी था। और इसने जो भी किया वो देश प्रेम के लिए किया। यहाँ देखो हमारे मन में सिर्फ क्रांतिकारी भावनाएं आ रही हैं तो हम गलत हैं, और वो अपने देश के लिए किसी का खून बहा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। जो 1.5 महीने की बच्ची थी उसका क्या कसूर था, और देश प्रेम में अंधे होकर उनने इतने लोगों की हत्या कर दी। और हम एक छोटा सा सुधार की डिमांड करते थे तो हमें जो था वो लाठीचार्ज या गोलियों से उड़ा दिया जाता था। कुछ भी नहीं हुआ इस कमीशन का। बाद में ये सेना परिषद को सौंप दिया गया, उसमें इसकी थोड़ी सी जो थी वो निंदा हुई, लेकिन उसको जो थी फैसिलिटीज़, जो पेंशन, सैलरी सब कुछ मिलता रहा। और ये जो तहकीकात कमेटी बनाई थी इनसे भी कुछ नहीं बन पाया और वो ऐसे ही सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई। तो आज हमने क्या पढ़ा, होम रूल लीग, गृह शासन जो एनी बेसेंट का कंसेप्ट था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट लेकर आए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। धन्यवाद।